नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब दूसरे भाग में हिंदी में दूसरे भाग में पांचवा पाठ स्वराज्य की नींद हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लक्ष्मीबाई की जो जीवन था यानी जो देश के लिए एक वीरांगना के रूप में हम याद करते हैं तो उसके बारे में जाना। अब पाठ में जो विस्तार से दिया है कि लक्ष्मीबाई किस तरह से लड़ती रहती है, लेकिन हमारे स्वातंत्र सेनानी वो अच्छी तरह से रानी लक्ष्मीबाई को साथ नहीं दे रहे। इसकी वजह से कभी कभी जो हमारा हमने जो जीत प्राप्त की है वह स्थल भी अंग्रेज आसानी से जो छीन लेते हैं, तो उसके ऊपर रानी लक्ष्मीबाई को बहुत पीड़ा होती है। तो अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे अदा करने के लिए वापस वह कठोर शब्दों में भी उसे सुनाती है। और वही बात यहाँ लिखी है, लेकिन उसकी जो दो सखियाँ है सुंदर और मुंदर, दोनों रानी लक्ष्मीबाई को किस तरह से साथ देती है वो हम देखते हैं। तो यहाँ रंगमंच यानी युद्ध भूमि का दृश्य नाटक के रूप में दिखाया जा रहा है। कैंप बताया गया है, वहाँ महारानी लक्ष्मीबाई का तंबू दिखता है और उसके साथ उसकी सखी जूही उत्तेजित होकर उस मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती में सैनिकों की उस वेशभूषा में रानी लक्ष्मीबाई के साथ दिखती है। लक्ष्मीबाई कहती है जूही को क्या हो गया, कालपी ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हम हर बार दूर चले जाते हैं। तो कालपी और ग्वालियर पर हमने कब्जा किया था, फिर भी वापस अंग्रेज़ों ने उसके यानी वो हमारे पास ही थी, हम जीत सकते थे, लेकिन हमारी इस तरह की आलस के कारण या तो हमने अच्छी तरह से हमारा जो शक्ति से जो कार्य करना है लड़ाई का वो नहीं किया, इसलिए वह दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते देखती हूँ तो दूसरे ही क्षण में हिमालय अड़ जाता है, यानी कोई न हिमालय अड़ जाना मुहावरा है, कोई न कोई बाधा बीच में आ जाती है, ऐसा रानी लक्ष्मीबाई कहती है। और इसी तरह से महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है, उनसे जुटती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। नाविक यानी तात्या टोपे और ये जो हमारे भी सेनानी है वह दोनों जैसे फिर से आलस में डूब जाते हैं, यानी कि नाविक उसे बता जो नाव उसको हाथ में दी है, जो स्थल की जिम्मेदारी दी है, वह दोनों तात्या टोपे और पेशवा ये सब इस तरह से अपनी अच्छी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, ऐसा कहने का अर्थ है रानी का। नाविक सो जाते हैं यानी वो ध्यान नहीं देते हैं। जूही को बता रही है रानी, इधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज यानी वह स्थल जहाँ पृथ्वी और आकाश एक होते हुए दिखाई देते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द है क्षितिज। कैसी लपलपाती हुई लपटे उठ रही है, यानी लपटे उठना यानी ज्वालाएं जैसे भड़क रही है। और इसी तरह से रानी आकाश की गुम घटाओं से पूरा आकाश छाया हुआ है। प्रलय यानी सर्वनाश की भूमिका जैसे दिखाई रही। रानी को यहाँ सारा चित्र अपना कुछ बुरा होने वाला है ऐसा सब स्वतंत्र सेनानी साथ नहीं दे रहे, इसलिए बता रहे। ऐसे जीत सामने आ रही है, फिर भी हमारे पास से अंग्रेज छीन लेते हैं। लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में, फिर राव साहब जो तात्या टोपे और राव साहब दोनों उसको नींव दी दोनों स्थल की जिम्मेदारी यानी सेनापति है, तो वह तो ऐसो आराम में मशगूल है। आवेश में आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, यानी रानी बहुत ही आवेश में जोश में आ जाती है कि हमारे ये राव साहब तात्या टोपे कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। जूही को वह बता रही है रानी, जूही कुछ बोलना चाहती है। रानी ने कहा मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। यानी रानी ने बहुत प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ झांसी नहीं जाने दूंगी, लेकिन फिर भी अकेली पड़ जाती है और सभी राव साहब तात्या टोपे सब ऐसो आराम में डूब जाते हैं, इसलिए झांसी अंग्रेज़ों के हाथ में चली जाती है। सहसा व तीव्र होकर अपनी पीड़ा व्यक्त करती है अपनी सखी के सामने, जूही के सामने। जूही भी एक स्वतंत्र सेनानी यानी लड़ाई में भाग लेने वाली सखी है।
झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी। और अपनी पीड़ा जूही के सामने रानी व्यक्त करते हो कि मैं अकेली हूँ ना, लेकिन फिर भी मैं झांसी नहीं दूंगी। तब जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेले हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर निराश कैसे होती है। फिर जूही ने रानी को ढाढ़स बंधाया कि तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, और तुम तो गीता पढ़ती है, गीता में कहा है कि कोई भी अकेला नहीं होता है, भगवान उसके साथ होता है। लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि झांसी लेकर आऊँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत ऊंच नीच भेद नहीं मिट जाता, तब तक विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन सकते। यानी हमारे देश में हम आज़ादी तो प्राप्त की ली राजकीय रूप से, लेकिन सभी लोग मानसिक रूप से बहुत ही पिछड़ेपन में हैं। तो वो आज़ादी यानी अब तक भी छुआछूत और ऊंच की भेदभाव मिटा नहीं है हमारे देश में, और इससे थोड़ी सी जीत मिल गई तो विलास प्रियता में डूब जाते हैं, तो इससे कभी भी हम अच्छे देश सेवक नहीं बन सकते, ऐसा रानी ने जूही को बताया। तो स्वराज्य तब तक नहीं मिलता जब तक हम इस तरह से तपस्वी नहीं बन जाए, बलिदानी नहीं बन जाए, सेवा का एक ब्रेक नहीं ले ले, तब तक हमें स्वराज्य अच्छी तरह से नहीं मिलने वाला। ऐसी रानी की जो अंदर की जो पीड़ा है वह जूही के सामने व्यक्त की। जूही ने कहा, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। भूमि तैयार करना यानी नींव डालना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, यानी भगवान के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर से हमें कौन रोक सकता है, यह हमारा अधिकार है। रानी जब निराश हो जाती है तब जूही ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि देखो रानी, हम शायद जीत प्राप्त करें या न करें, लेकिन हम एक अच्छी नींव रख कर जाएंगे, और उस नींव को यानी मजबूत आधार रख के जाएंगे। लड़ाई बहुत ही एकदम ताकत से लड़ेंगे, अंग्रेज़ों को हिला डालेंगे, तो एक हम ऐसा आधार बना के जाएंगे। नींव के पत्थर तो बन सकते हैं ना, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता, और वह हम करके जाएंगे। जब ऐसी जो आवेश से भरी देशभक्ति की बात और जो ताकत से भरी बात कही देश के लिए नींव रखने की, तब लक्ष्मीबाई को बहुत खुशी हुई। उसने कहा, खुश होकर यानी मुस्कुराकर कहा, शाबाश मेरी कर्नल, यानी जो सेना का सबसे बड़ा जो होता है अधिकारी, उसे कर्नल, तो उसे कर्नल के रूप में कहते हैं कि शाबाश जूही, तुम लोगों से मुझे यही आशा है, जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियाँ बनने जा रही हैं वह निश्चय ही महान होगा। यानी हम स्वराज्य लेके ही रहेंगे, हम नींव बनेंगे, तो तुम उसमें आप जैसी नारी का योगदान होगा ना, तो वो बहुत महान हो जाएगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। तो रानी कहती है कि स्वराज्य हमें हमारे जीवन काल में मिले या ना मिले, लेकिन उसकी हमें चिंता नहीं है, वो तो मिलेगा बाद में, लेकिन हमें अभी इसका आधार रखना है, इसकी नींव रखना है, और हमारे पास वो शक्ति है, तो हम दुर्बल क्यों होते जाते हैं, ऐसी चिंता रानी की है। तो तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में एक नियम अनुशासन होना चाहिए कि नहीं, हमें लड़ाई लड़नी है, फिर बाद में हम जो भी मौज मज़ा ऐसो आराम करेंगे वो बाद में, ऐसा अनुशासन क्यों नहीं आता। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ग्वालियर अभी भी हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम ऐसा आराम करने के लिए बैठ गए हैं, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। जानती हो क्यों ऐसा हो रहा है? जूही ने कहा, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर भी वहाँ प्रवेश करती है। यानी रानी की जो पीड़ा थी वो जूही ने शब्दों में बयान कर दिया कि रानी, मैं वो सब जानती हूँ कि हमारे पास ग्वालियर है, फिर भी उसका जीतना दुर्लभ लग रहा है, क्योंकि हमारे सब नेता जिसके पास कमान दी हुई है वह तो ऐसो आराम में डूबे हुए हैं। इसी बीच मुंदर का प्रवेश होता है। मुंदर कहती है, कौन कहता है हम विलासिता में डूबे हैं? विलासिता यानी ऐसो आराम, खाना पीना, मौज मजा करना या तो पार्टी करना, ये सब में डूबे हुए हैं। विलासिता में डूबे हैं राव साहेब बांदा के नवाब सेनापति तात्या टोपे और राव साहब दोनों विलासिता में डूबे हुए हैं, ऐसा मुंदर ने बता दिया। जूही कहती है,
एकाएक नहीं, सुंदर सेनापति नहीं। मुंदर कहती है ओ समझी तुम तो उनका पक्ष लोगी, यानी सेनापति तात्या जूही का जो एक प्रिय या प्रियजन है, यानी उसको चाहती है, इसलिए वो उसे कहती है कि नहीं वो तो नहीं डूबा हुआ। जूही कहती है मैं उसका पक्ष नहीं लेती। मुंदर कहती है ओ समझी तुम तो उनका पक्ष लेंगी ही। जूही कहती है मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है, जो सत्य है, वही मैं तो बता रही हूँ। तो इसी तरह दोनों सखियों के बीच जो अपने अपने व्यक्ति के प्रति जो उससे चाहती है, उसका वो किस तरह से बचाव यानी अच्छी बातें करती है, वह बात यहाँ लेखक बता रहे हैं। अब धन्यवाद। हम आगे के वीडियो में अगला